हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीके विद मी में। जैसा कि आपको पता है, हमने इंडियन पॉलिटिक्स की क्लासेस स्टार्ट की थी, तो कुछ क्लासेस हम पहले कर चुके हैं। आज की क्लास में हम जानेंगे आर्टिकल 1 से आर्टिकल 4 के बारे में और राज्यों के बारे में कि राज्यों का एकीकरण किस प्रकार से हुआ, किस किस ने राज्य को बनाने में, यानी कि भारत के जो राज्य हैं उन्हें बनाने में योगदान दिया था। ठीक है, तो शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। ऊपर जैसा कि आपको लिखा हुआ दिखाई दे रहा है कि आर्टिकल 1 to 4 भारतीय राज्यों का एकीकरण। जो आर्टिकल 1 से 4 है उसमें क्या दी गई है, आपके राज्यों के बारे में बताया गया है। जो भी राज्यों के बारे में मैं आपको बता देती हूँ कौन सा भारतीय संविधान का ऐसा पार्ट है जिसमें क्या बताया गया है, भारत के राज्यों के बारे में बताया गया। तो आर्टिकल जो 1 से 4 है वो आपके किसके बारे में बताता है, आर्टिकल 1 to 4 भारत के राज्यों के बारे में बताता है। जो भाग 1 है क्या है, भारतीय संविधान का जो भाग 1 है वो क्या बताता है आपको, वो भी आपको राज्यों के बारे में बताता है। क्या, भारतीय संविधान का भाग 1, जो भाग 1 है उसमें क्या दिए गए हैं, हमारे आर्टिकल 1 to 4 दिए गए हैं और उसमें क्या कहा गया है, राज्यों के बारे में बताया गया है। ठीक है, भारतीय संविधान की जो अनुसूची 1 है उसमें भी क्या बताया गया आपको, उसमें भी राज्यों के बारे में बताया गया है। किसमें, अनुसूची 1 में। तो जो भी मतलब नंबर जो 1 है वो हमारे किसको दिखाता है, हमारे भारत के जितने भी राज्य हैं उन सब के बारे में आर्टिकल 1 भाग 1 और अनुसूची 1 में बताया गया है कि हमारे भारत में जितने भी राज्य हैं, यूनियन स्टेट्स हैं और भी मतलब जितने भी तरीके के हमारे यहाँ पर जो राज्य हैं उन सब के बारे में किसमें बताया गया है, भाग 1 में बताया गया है। ठीक है, भाग 1 में आर्टिकल 1 से 4 में और अनुसूची 1 में। अब आप इसको किस तरीके से याद रखेंगे कि जिस प्रकार हमारा घर होता है तो हमारे घर में जो हमारे फैमिली मेंबर्स होते हैं उन्हें हम सबसे पहले स्थान पर रखते हैं, उसी प्रकार से हमारे भारतीय संविधान में जो हमारे राज्य हैं वो हमारे देश का एक अभिन्न अंग है। ठीक है, तो उन्हें हम राज्य हैं उन्हें हमने किस में रखा है, उन्हें हमने जो भी हमारा पहली नंबर को दिखाता है उसमें हमारे राज्य आते हैं और यूनियन स्टेट्स आते हैं। तो इस प्रकार आर्टिकल 1 से जो 4 है उसमें क्या है, राज्यों के बारे में बताया गया है। ठीक है, भारतीय संविधान का जो भाग 1 है उसमें भी क्या आते हैं, हमारे राज्य आते हैं। मतलब भाग 1 में हमने किसे रखा है, आर्टिकल 1 से 4 को रखा है। ठीक, उसके बाद जो अनुसूची 1 है उसमें भी राज्यों की परिभाषा दी गई है, राज्यों के बारे में बताया गया है, राज्यों के नाम दिए गए हैं। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ना शुरू करेंगे आर्टिकल 1 के बारे में। ठीक, आर्टिकल जो 1 है वो क्या कहता है, आर्टिकल 1 में ऐसा कहा गया है कि जो भारत है वो क्या होगा, राज्यों का एक संघ होगा। क्या है, आर्टिकल जो 1 है वो आपका ऐसा कहता है कि जो भारत है वो क्या होगा, राज्यों का संघ होगा, भारत राज्यों का संघ यानी कि यूनियन ऑफ स्टेट्स होगा। ठीक है, भारत जो होगा राज्यों का संघ होगा। इसका मतलब क्या होता है, यूनियन ऑफ स्टेट्स का मतलब क्या होता है, जो यूनियन ऑफ स्टेट है उसका मतलब होता है कि जो भारत की जितनी भी स्टेट्स है वो भारत से चाहकर भी अलग नहीं हो सकती, ये भारत का अंग मानी जाएंगी। ठीक है, इस तरीके से तीन तरीकों को बताया गया, यानी कि कितने तरीके की स्टेट्स को अलग अलग राज्यों में, अलग अलग देशों में ऐड किया गया है। तो मैं आपको बताती हूँ, एक होता है आपका यूनियन, इसे भी हम क्या कहते हैं, संघ कहते हैं। क्या कहते हैं, संघ। इसके बाद होता है फेडरेशन। क्या होता है, फेडरेशन, ये भी आपका संघ ही कहा जाता है। क्या होता है, संघ। ठीक है, इसके बाद होता है परिसंघ। क्या होता है, परिसंघ। तो हमारा ये जान लेना जरूरी है कि इनका मतलब होता क्या है। हम पढ़ रहे हैं कि यूनियन ऑफ स्टेट्स है, आखिर यूनियन का मतलब क्या है। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया था कि जो यूनियन होता है उसमें क्या होते हैं, अलग अलग राज्य होते हैं। क्या होते हैं, इसमें अलग अलग राज्य होते हैं जो अपनी मर्जी से, बल्कि चाहे इनकी इसमें मर्जी हो या ना हो, ये किस में ऐड हो जाते हैं, किसी एक देश में ऐड होते हैं। सभी जो भी पावर्स होती हैं वो उस देश के पास होती है। ठीक है, तो जो राज्य हैं वो क्या करते हैं, कुछ पावर राज्यों के पास होती है और कुछ पावर उनकी केंद्र सरकार के पास होती है। मतलब चाहे कैसी भी कंडीशन हो तो देश की बात को पहले प्रेफरेंस दी जाती है और यूनियन मतलब जो राज्य होते हैं उन्हें देश की बात को मानना पड़ता है। ठीक है, तो जो यूनियन होता है वो क्या होता है, हमारा राज्यों का एक संघ है, यानी कि इसमें जितने भी राज्य हैं वो उस देश के अभिन्न अंग माने जाते हैं, वो चाहकर भी उस देश से क्या नहीं हो सकते, अलग नहीं होंगे। ठीक है, जिस प्रकार हमारा इंडिया है, अगर मान लो इंडिया में जिस तरह हम क्या है, सबसे बड़ा स्टेट है। ठीक है, और यूपी में क्या है, बहुत ज्यादा जनसंख्या है, मतलब स्टेट जनसंख्या वाइज सबसे बड़ा जो हमारा स्टेट है वो उत्तर प्रदेश है, और उत्तर प्रदेश में इतनी जनसंख्या है कि उसे चाहे तो एक अलग से देश बन सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि जो हमारा भारत है वो क्या है, एक यूनियन ऑफ स्टेट है, हम चाहकर भी उससे अलग नहीं हो सकते, वो भारत के ही अंग माने जाएंगे। ठीक है, तो भारत के जितने भी राज्य हैं वो भारत के अभिन्न अंग हैं, यूनियन ऑफ स्टेट्स हैं। ठीक है, इसके बाद लिखा है मैंने फेडरेशन। क्या है, फेडरेशन। फेडरेशन में क्या होता है, इसमें बहुत ताकतवर राज्य होते हैं। क्या होते हैं, इसमें ताकतवर स्टेट्स होती है जो क्या करती हैं, अपनी
कुछ अपनी जो पावर्स होती हैं वो एक देश को दे देती हैं, ठीक है। क्या करती है, अपनी पावर्स किसे दे देती है, एक देश को दे देती हैं। और इसके अंडर क्या हो जाएगा, मतलब जितने भी ये देश होते हैं, ये ताकतवर देश होते हैं, ये चाहे तो अपनी पावर्स मतलब अपनी पावर्स उस देश से ले भी सकते हैं, वहां से अलग भी हो सकते हैं। इनके साथ कोई जोर जबरदस्ती नहीं होती, ये अपने मर्जी के अनुसार क्या होते हैं, फेडरेशन होते हैं, यानी कि इसमें ऐड होते हैं। जो फेडरेशन का सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या है आपका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ठीक है। जो यूएसए है वो इसका बेस्ट एग्जांपल है, क्योंकि यूएसए की जो 50 स्टेट्स है उसने क्या किया है, वो सभी अपनी मर्जी से किस में ऐड है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में ऐड है। इन सब ने मिलकर जो अपनी पावर है वो अमेरिका को दे रखी है, ठीक है। और ये क्या है, ये चाहे तो कभी भी इससे अलग हो सकते हैं। इनके जो राज्य है, इनकी खास बात यह है कि इनके सभी राज्यों की अपनी अलग लैंग्वेज है, अपना अलग संविधान है, अपना अलग से झंडा है, ठीक है। तो इनके पास ये बहुत पावर्स हैं, पर ये अपने अकॉर्डिंग काम कर सकते हैं। पर ये ऐड किस में है, एक देश में ऐड है, यानी कि अमेरिका को इन्होंने अपनी पावर्स दी हुई है। और ये चाहे तो इससे अलग भी हो सकते हैं। ये बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, इसलिए क्या है, ये मतलब ये समझदारी से काम लेते हैं, ठीक है। और जब हमारा देश बनाया गया था तो सरदार पटेल को ये काम सौंपा गया था कि वो क्या या फेडरेशन बनाएंगे हमारे देश को या यूनियन बनाएंगे। पर हमारे देश में उस समय इतने ज़्यादा लोग पढ़े लिखे नहीं थे, वो क्या करते, देसी रियासतें भी ऐसी थी जो हमारे भारत में ऐड नहीं होना चाहती थी, ठीक है। अपना अलग से क्या बनाना चाहती थी, राज्य बनाना चाहती थी, अपना अलग से देश बनाना चाहती थी। परंतु सरदार पटेल ने ऐसा नहीं होने दिया, उन्होंने बहुत समझदारी से काम लिया और हमारे इंडिया को क्या बनाया, एक संघ बनाया, यानी कि यूनियन बनाया, ठीक है। तो इसमें इन्होंने बहुत अधिक काम किया था और इसलिए हमने क्या नहीं बनाया, फेडरेशन नहीं बनाया, हमारा देश क्या है, संघ है। इसके बाद हमारे पास है परिसंघ। क्या है, परिसंघ। परिसंघ भी एक तरीके से संघ के जैसा होता है, यानी कि फेडरेशन के जैसा होता है। इसमें एक बात ये होती है कि इसमें जितने भी देश होते हैं बहुत कमजोर या छुटपुट से देश होते हैं, जो इकट्ठे मिलकर क्या करते हैं, क्या होता है परिसंघ में, क्या होते हैं, छोटे छोटे राज्य होते हैं जो अपनी पावर्स किसी एक कमजोर देश को दे देते हैं, ठीक है। और ये जब चाहे तभी उससे अलग हो जाते हैं। इनकी ना अपना कोई फ्लैग होता, ना कोई लैंग्वेज होती, मतलब इसमें बहुत ये कमजोर तरीके का शासन होता है। अब तो ये पूरे वर्ल्ड में कहीं भी देखने को नहीं मिलता। जितने भी देश हैं वो किसको फॉलो करते हैं, या तो वो यूनियन ऑफ स्टेट है या फिर वो फेडरेशन ऑफ स्टेट है, ठीक है। आई होप आपको ये तीनों समझ में आ गए होंगे कि संघ क्या होता है, फेडरेशन क्या है और आपका परिसंघ क्या है। संघ में जो जितने भी राज्य हैं वो उससे अलग नहीं हो सकते। फेडरेशन में जो शक्तिशाली राज्य है वो क्या करते हैं, अपनी पावर्स किसी एक देश को दे देते हैं, तो वो फेडरेशन बन जाता है। और परिसंघ में छुटपुट राज्य होते हैं जो क्या करते हैं, अपनी पावर्स किसी एक देश को दे देते हैं, जब चाहे उससे अलग हो जाते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये तीनों समझ में आ गई होंगी, ठीक है। इसके बाद जो आर्टिकल 1 है वो ये कहता है कि जो भी इंडिया है हमारा, उसको 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में से डिवाइड किया गया, हमने संघ को 3 भागों में बांटा है। एक आती है हमारी इसमें स्टेट, क्या है, स्टेट है, यानी कि हमारे भारतीय राज्य हैं, ठीक। और एक क्या है इसमें, यूटी है, यानी कि यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक। और क्या है इसमें, एक्वायर्ड एरिया, यानी कि अर्जित क्षेत्र। क्या है आर्टिकल 1 में, अर्जित क्षेत्र आता है। जो स्टेट है हमारे इंडिया में, कितनी स्टेट्स है हमारे इंडिया में, 28 स्टेट हैं। कितनी स्टेट हैं, अब 28 है। और यूटी कितनी है, 8 है। तो 8 यूटी है और 28 क्या है हमारे यहाँ राज्य है। और इसके बाद है अर्जित क्षेत्र। हमारे इंडिया में अर्जित क्षेत्र एक भी नहीं है। अब अर्जित क्षेत्र का मतलब क्या है, अर्जित क्षेत्र का मतलब ये होता है एक्वायर्ड एरिया। क्या होता है, एक्वायर्ड एरिया होता है, यानी कि हमने क्या किया हो, किसी और देश का जो हिस्सा है उसे अपने भारत में ऐड कर रखा हो। यानी कि जिस तरीके से पाकिस्तान का बलूचिस्तान क्षेत्र है, क्या है, बलूचिस्तान, अगर इंडिया चाहे तो उस पर क्या करे, आक्रमण करके इसे अपने साथ ऐड कर ले, और ये क्या हो जाएगा, हमारा इंडिया का एक्वायर्ड एरिया हो जाएगा। परंतु इंडिया ने अब तक ऐसा कुछ भी नहीं किया है। इंडिया के पास अब तक एक भी क्या नहीं है, अर्जित क्षेत्र नहीं है। क्या नहीं है, अब तक एक भी अर्जित क्षेत्र इंडिया के पास नहीं है। और भारत के पास स्टेट कितनी है, 28 है। यूनियन टेरिटरीज कितनी है, हमारे पास 8 है। और अर्जित क्षेत्र हमारे पास एक भी नहीं है, ठीक है। तो ये आपका था आर्टिकल 1। आर्टिकल 1 में भारत को राज्यों का संघ कहा गया था। इसमें स्टेट्स थी, यूनियन ऑफ स्टेट्स थी, यूनियन टेरिटरीज थी और आपका अर्जित क्षेत्र था। आई होप आपको आर्टिकल 1 जो है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे आर्टिकल 2 के बारे में। मोस्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल है आपका आर्टिकल नंबर 2। आर्टिकल नंबर 2 जो है वो ये कहता है कि संसद के पास क्या है, ऐसा अधिकार है कि वो चाहे तो राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से क्या कर सकता है, मतलब राष्ट्रपति की इसमें सहमति लेकर किसी भी विदेशी जो राज्य है उसे क्या कर सकता है, विदेशी राज्य है, देश है, उसे अपने मतलब इंडिया में ऐड कर सकता है, ठीक है। क्या है इसमें, जो आर्टिकल 2 है वो ऐसा कहता है कि जो संसद है, संसद क्या करे, राष्ट्रपति की अनुमति पर, क्योंकि कुछ भी काम किया जाता है तो हम पहले राष्ट्रपति जी को बता देते हैं,
उसमें हाँ ही होती है, क्योंकि उन्हें किसकी सिफारिश पर काम करना पड़ता है, मंत्रिमंडल की सिफारिश पर काम करना पड़ता है। तो संसद क्या करती है, राष्ट्रपति जी की सहमति पर क्या करती है ये संसद, किसी भी विदेशी जो राज्य है उसको अपने साथ मिला सकती है। क्या कर सकती है, विदेशी राज्य को अपने साथ मिला सकती है। इसका जो बेस्ट एग्जांपल है वो हमारा सिक्किम स्टेट है, ठीक है। यानी कि कोई भी ऐसा राज्य है जो क्या करे, अपनी मर्जी से हमारे इंडिया में ऐड होना चाहे, जोर जबरदस्ती नहीं, अपनी मर्जी से क्या होना चाहे, इंडिया में ऐड होना चाहे, तो भारतीय संविधान की जो आर्टिकल 2 है वो ऐसा कहता है कि वो राज्य क्या कर सकता है, हमारे भारत के साथ में शामिल हो सकता है, और वो क्या बन जाएगा, उसके बाद भारत का एक अभिन्न अंग माना जाएगा, ठीक है, जो आर्टिकल 2 है। आर्टिकल 2 में और क्या बात कही गई है, मतलब इसका जो बेस्ट एग्जांपल है वो है आपका सिक्किम स्टेट। क्या है, सिक्किम। जो सिक्किम राज्य है वो क्या था, पहले आपका जो भारत है उसका क्या नहीं था, हिस्सा नहीं था, ये पहले स्वतंत्र था, मतलब ये इस पर किसी का भी अधिकार नहीं था। तो सिक्किम इस तरीके से है, यहाँ पर इसके क्या लगता था, तिब्बत लगता था, और तिब्बत से ऊपर क्या है आपके चाइना है। तो चाइना ने क्या किया, तिब्बत पर जब आक्रमण किया तो सिक्किम को क्या हो गया, सिक्किम को ये डर सताने लगा कि कहीं इसके ऊपर भी आक्रमण ना हो जाए और ये किसके भाग में ना चला जाए, चाइना के भाग में ना चला जाए, यानी कि जो चाइना है वो इस पर मतलब अधिकार ना स्थापित कर सके। तो सिक्किम ने क्या किया, भारत के साथ में बातचीत की और भारत को कहा कि उन्हें क्या, मतलब सिक्किम को भारत के साथ में मिला लिया जाए, और जो भारत है उसने ये आश्वासन दिया कि सिक्किम को भारत का एक अभिन्न अंग माना जाएगा। यानी कि जो भारत है वो भारत अलग राज्यों के साथ में जिस तरीके का व्यवहार करता है उसी तरीके का व्यवहार सिक्किम के साथ किया जाएगा, ठीक है। यानी कि सिक्किम जो होगा वो भारत का अंग ही माना जाएगा, अंग होगा, क्योंकि आज क्या है, सिक्किम हमारा स्टेट है, ठीक। तो वो इसको सह राज्य बनाया गया। सबसे पहले सिक्किम क्या बना, हमारा सह राज्य बना, और ये किससे बना था, आर्टिकल 2(1)(a) से। कब से बना, आर्टिकल 2(a) से बना। आर्टिकल 2(a) में अमेंडमेंट करके इसे 35वां राज्य बना। सिक्किम है, सिक्किम को क्या बनाया हमने, हमारा सह राज्य बनाया। सबसे पहले जो सिक्किम है वो हमारा सह राज्य बना, क्योंकि सिक्किम ये देखना चाहता था कि कहीं इसके साथ किसी तरीके का इंडिया में भेदभाव तो नहीं किया जाएगा। तो इसके लिए इसने क्या किया, पहले से इंडिया को अर्जी दी और इंडिया में इसे क्या बनाया गया, सह राज्य बनाया गया। इसको सह राज्य बनाने के साथ साथ हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एक अमेंडमेंट किया गया। वो कौन सा अमेंडमेंट था, 35वां अमेंडमेंट, यानी कि 35वां संविधान संशोधन था। कौन सा संशोधन था, 35वां संविधान संशोधन। और कौन से ईयर में हुआ था, ये 1974 में हुआ था। कब हुआ, 1974 में। इसके लिए एक और कौन से आर्टिकल में अमेंडमेंट किया गया, आर्टिकल 2(a), इसे नाम दिया गया आर्टिकल 2(a). अमेंडमेंट हुआ था 35वां संविधान संशोधन 1974 में। जो सिक्किम है उसे क्या बनाया गया, हमारा सह राज्य बनाया गया। ऐसा कई बार आपके एग्जाम में भी पूछ लिया जाता है कि जो सिक्किम है वो सह राज्य कौन से अमेंडमेंट से बना था, कौन से ईयर में बना था। तो कौन से अमेंडमेंट से बनाया गया, 35वां संविधान संशोधन 1974 में ये क्या बना था, हमारा सह राज्य बना, ठीक है। इसके बाद सिक्किम जो बाद में 1 साल बाद ही हमारा क्या बन गया, सिक्किम राज्य बन गया। सिक्किम जो था 36वें संविधान संशोधन से भारत का पूर्ण राज्य बना। क्या बना, 36वें संविधान संशोधन से भारत का पूर्ण राज्य बन गया। कौन, सिक्किम। 1975 में बना था ये, क्या बना, हमारा पूर्ण राज्य बन गया सिक्किम, ठीक है। 36वां संविधान संशोधन से पूर्ण राज्य बना, और ये हमारा सह राज्य कब बना था, 35वें संविधान संशोधन 1974 से सिक्किम हमारा सह राज्य बना था, ठीक है। तो सिक्किम कब बना, सिक्किम हमारा कौन सा स्टेट बना था, 16 मई 1975 को क्या बना, हमारा पूर्ण राज्य बन गया। कब बना था सिक्किम, 16 मई 1975 को सिक्किम हमारा पूर्ण राज्य बन गया, और ये भारत का 22वां राज्य था। कौन सा राज्य था, 22वां, ठीक है। आज हमारे कितने राज्य हैं, 28 स्टेट्स हैं हमारे, और 22वां राज्य कौन बना, हमारा सिक्किम बना, ठीक है। और कौन से संविधान संशोधन से ये बना था, हमारे 36वां संविधान संशोधन हमने हमारे भारतीय संविधान में किया 1975 में, और सिक्किम को क्या बना दिया हमने, हमारे भारत का अंग बना दिया, यानी कि आज ये हमारे भारत का राज्य है, ठीक है। तो आर्टिकल 2 में क्या था, आर्टिकल 2 ऐसा कहता था कि संसद चाहे तो राष्ट्रपति की सहमति से किसी भी राज्य को अपने इंडिया में ऐड कर सकती है, ठीक है। तो आर्टिकल 2 में यही दिया था। तो आई होप आपको आर्टिकल 2 जो है वो अच्छे से समझ आ गया होगा। इसके बाद हम पढ़ते हैं आगे, आपका आर्टिकल नंबर 3। आर्टिकल नंबर 3 जो है ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। ये ऐसा कहता है कि जो भारतीय संसद है, संसद क्या करती है, राष्ट्रपति की अनुमति से क्या कर सकती है, भारत में जितने भी स्टेट हैं, क्या भारत में जितने भी स्टेट हैं, यानी कि भारत में जितने भी राज्य हैं, उन सब की सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है, उनके नाम में परिवर्तन कर सकती है, किसी राज्य को दूसरे राज्य से अलग कर सकती है, ठीक है। तो संसद के पास ये अधिकार है कि राष्ट्रपति की अनुमति से क्या करेगी, ये भारत के किसी भी राज्य में, जो भारत का कोई भी राज्य है उसकी सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है, ठीक है। क्या करेगी, सीमाओं में
परिवर्तन कर सकती है, और क्या कर सकती है, किसी भी राज्य के नाम को बदल सकती है, नाम में बदलाव कर सकती है। ठीक है, और ऐसा भी हो सकता है कि दो राज्यों में से मतलब एक राज्य में से दो राज्यों को बना सकती है। जिस तरह से इसका एग्जाम्पल है, अभी रिसेंट का एग्जाम्पल जो हम लें तो आंध्र प्रदेश से तेलंगाना को अलग करके क्या बनाया, हमारी भारतीय संसद ने एक अलग राज्य बना दिया था। इसके लिए जो असेंबली होती है यानी कि विधानसभा होती है, उसकी परमिशन की भी जरूरत नहीं होती है, क्योंकि भारतीय संसद के पास आर्टिकल 3 के अकॉर्डिंग ये अधिकार है कि वो चाहे तो राष्ट्रपति की अनुमति से, राष्ट्रपति को पूर्व अनुमति लेकर क्या कर सकती है, भारत के किसी भी राज्य को बदल सकती है, मतलब भारत के किसी भी राज्य की सीमाओं को अलग कर सकते हैं, निर्धारण कर सकती है, उसके एरिया में चेंज कर सकती है, और क्या कर सकती है, उसके राज्य के नाम को भी बदल सकती है। ठीक है, जिस तरह से यूपी का नाम पहले यूनाइटेड प्रोविजंस था, अब उसका नाम उत्तर प्रदेश है। अलग अलग क्या कर सकते हैं, मतलब इनके नाम को चेंज कर सकती है और उनका बंटवारा भी कर सकती है। जिस तरह से हमारा जब इंडिया बना था तब हमारे पास केवल 14 राज्य थे, और आज कितने हैं, आज 28 स्टेट है। तो वो कैसे बनाए गए हैं, आर्टिकल 3 के अकॉर्डिंग ही चेंज करके बनाए गए हैं, क्योंकि उनमें से अलग अलग क्या बना दिए, राज्य बना दिए हमने। ठीक है, एग्जाम्पल हम आंध्र प्रदेश ही लेंगे, क्योंकि आंध्र प्रदेश की जो असेंबली थी यानी कि आंध्र प्रदेश की जो विधानसभा थी, वो ये नहीं चाहती थी कि उससे अलग करके क्या बना दिया जाए, तेलंगाना एक स्टेट अलग बनाया जाए। परंतु भारतीय संसद ने क्या किया, इनकी बात को नहीं माना और एक नए राज्य को गठन किया। नया राज्य कौन सा बना दिया इन्होंने, तेलंगाना। ठीक है, ये 2014 में क्या बन गया था, भारत का अलग राज्य बन गया था, और क्या है, ये आंध्र प्रदेश से इसे अलग करके बनाया गया था। पर इसमें एक केस ये है कि इसमें किसी भी विधानसभा की कोई भी बात नहीं चलती। हाँ, उनको बोला जाता है कि उनसे राय मांगी जाती है, अगर वो ऐसा नहीं चाहते हैं कि इनको अलग किया जाए, परंतु फिर भी भारतीय संसद के पास अधिकार है, वो इन दोनों को अलग करके एक नए राज्य का गठन कर सकती है। ठीक है, तो तेलंगाना और जो आंध्र प्रदेश है वो इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। तो आर्टिकल 3 आपको समझ में आ गया होगा कि इसमें क्या क्या है, कि भारत के अंदर यानी कि भारत के जितने भी राज्य उनके बीच में चेंजेस कर सकते हैं, भारत के बाहर नहीं। ये आर्टिकल 3 में ऐसा नहीं लिखा गया है कि जो भारत के राज्य है उसे किसी और देश को दे दिया जाए। ठीक है, तो क्या कर सकती है, अपने ही राज्यों के बीच में चेंजेस कर सकती है, अपने राज्यों को किसी और दूसरे देश को नहीं दे सकती। तो आर्टिकल 3 में यही लिखा गया। इसका एक और एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, बेरूबारी विवाद। क्या था बेरूबारी विवाद, जो था वो आपका बहुत चर्चाओं में रहा। जब हमारा देश आजाद हुआ तभी से जो ये विवाद है ये उठने लगा। ठीक है, जो बेरूबारी विवाद है ये आपका हिंदू मुस्लिम एरिया को लेकर था। ठीक है, बेरूबारी जो विवाद था वो हिंदू मुस्लिम एरिया को लेकर था। जब भारत राज्य का गठन हुआ 1947 में, क्या हुआ था, हमारा राज्य अलग हुआ। इंडिया और जो पाकिस्तान है वो एक दूसरे से क्या हुए थे, अलग हुए थे। तो इंडिया पाकिस्तान जब एक दूसरे से अलग हुए तो जो पाकिस्तान है वो दो अलग अलग जगह से बटा हुआ था। एक इस तरफ पाकिस्तान बना और एक हमारा यहाँ पश्चिम बंगाल है, इससे अलग क्या बना, जो आज का बांग्लादेश है, पूर्वी पाकिस्तान बना। ठीक है, एक पश्चिमी पाकिस्तान था, एक था आपका पूर्वी पाकिस्तान। जो पूर्वी पाकिस्तान था उसका एक एरिया था बेरूबारी। क्या नाम था उसका, बेरूबारी। तो जो सीमाओं का निर्धारण जब 1974 में सर रेडक्लिफ के द्वारा किया गया तो उन्होंने क्या किया, मतलब यहाँ पर ऐसे ऐसे पुलिस थाने बने हुए थे। ठीक है, उन्होंने क्या किया, जितने भी पुलिस थाने देखे उसके ऊपर एक लाइन लगा दी, और लाइन लगाने के बाद उन्हें तो हमारे यहाँ के एरिया के बारे में कुछ भी मतलब नॉलेज नहीं थी, उन्हें पता नहीं था। तो उन्होंने क्या किया, यहाँ पर जितने भी थाने थे उन सबको देखा और वहां लाइन लगाते गए। इसका परिणाम क्या हुआ, इसका परिणाम ये हुआ कि जितने भी एरिया थे यानी कि जितने भी मुस्लिम एरिया थे या हिंदू एरिया थे, उनते हैं कि कुछ लोग ऐसे हो गए, मतलब जब ये सीमाओं का निर्धारण किया गया इस तरीके से पुलिस थानों को लेकर किया गया था, कुछ लोग ऐसे थे जो इनकी सीमाओं पर रहते थे, तो उनके खेत तो कहाँ चले गए, इंडिया में, उनके घर कहाँ रह गए, पाकिस्तान में, पूर्वी पाकिस्तान यानी कि जो आज का बांग्लादेश है वहां रह गए। ठीक है, तो ये बहुत विवाद का कारण बना। जब हमारा देश आजाद हुआ उसके बाद में बहुत से ऐसे विवाद देखने को आए। ऐसा भी कहा गया, मतलब एक एरिया था कौन सा, बेरूबारी जो है एरिया वो सबसे ज्यादा मतलब उभर कर सामने आया, क्योंकि यहाँ पर जो 90% पॉपुलेशन थी वो यहाँ पर मुस्लिम थी। ठीक है, और ये क्या चाहती थी कि इसका जो एरिया ये कहाँ रह गया था, हमारे इंडिया में रह गया था, और ये ऐसा चाहते थे कि इन्हें कहाँ मिला दिया जाए, पूर्वी पाकिस्तान में मिला दिया जाए। तब हमारे देश के जो प्राइम मिनिस्टर थे वो कौन थे, हमारे नेहरू जी। कौन थे, नेहरू जी। तो नेहरू जी ने क्या किया, उन्होंने बात चलाई कि क्या किया जाए, मतलब बेरूबारी जो है वो पूर्वी पाकिस्तान यानी कि बांग्लादेश को दे दिया जाए, क्योंकि यहाँ की जो जनसंख्या थी वो भी ऐसा चाहती थी कि उन्हें किस में मिला दिया जाए, पूर्वी पाकिस्तान में मिला दिया जाए। तो इसके लिए इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाई। सुप्रीम कोर्ट को इन्होंने कहा कि क्या किया जाए, जो बेरूबारी है उसे किस में मिला दिया जाए, इसमें मिला दिया जाए। परंतु जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने नेहरू जी को कहा कि आर्टिकल 3 ऐसा कहता है कि आप किसी भी अपने एरिया को, जो आपका खुद का राज्य है या खुद का कुछ भी एरिया है, वो दूसरे देश को नहीं दे सकते। उसके लिए आपको संविधान में आर्टिकल 368 के अकॉर्डिंग क्या करना होगा,
संशोधन करना होगा, ठीक है। तो ये जो मुद्दा है ये तब से ही चला आ रहा है, और उस समय क्या किया, लोग जो थे मतलब इतने समझदार नहीं थे, उस समय लोगों ने विद्रोह किया और इस जो एरिया है ये वाला बेरूबारी, इसे पाकिस्तान में मिलाने से मना कर दिया। तो तब से लेकर अब तक ये मुद्दा चला आ रहा था, कौन सा, बेरूबारी का। तो बेरूबारी जो है, अब जो प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी है, उनकी सरकार में जो बेरूबारी है वो किसे दे दिया गया, पाकिस्तान को दे दिया गया, यानी कि बांग्लादेश को दे दिया। अब तो ये बांग्लादेश है, तो ये किसे दे दिया हमने, बांग्लादेश को दिया है। किसे दिया, बेरूबारी, बांग्लादेश। केवल अकेला बेरूबारी ही बांग्लादेश में ऐड नहीं हुआ, टोटल 111 जो छोटे छोटे टुकड़े थे, यानी कि छोटे छोटे गांव थे, वो हमने किसे दे दिए, बांग्लादेश को दे दिए। और बदले में बांग्लादेश ने हमें 51 एरिया हमें दिए हैं। कितने दिए, 51, जहां पर क्या रहती थी, हिंदू आबादी थी, और यहाँ पर क्या थी, मुस्लिम आबादी थी, जो किस में मिलना चाहती थी, बांग्लादेश में मिलना चाहती थी, ठीक है। और हमने कितने एरिया ले लिए इनसे, 51 एरिया ले लिए। और ये एग्रीमेंट हुआ था शेख हसीना के साथ में, हमारे नरेंद्र मोदी जी ने ये एग्रीमेंट किया था, ठीक है। चेंज हुआ था, ये कब हुआ था, ये जो चेंज है आर्टिकल 368 के अकॉर्डिंग भारतीय संविधान में संशोधन करके किया गया था। ये आपका 100वां संविधान संशोधन था। कौन सा था, 100वां संविधान संशोधन। आर्टिकल 368 के अकॉर्डिंग बेरूबारी को किसमें बांटा गया, मतलब किसने दिया गया, बांग्लादेश में दे दिया, बांग्लादेश को हमने दे दिया। और उसके हमने 51 जितने भी छोटे मोटे गांव थे वो हमने हमारे इंडिया में ऐड कर लिए, ठीक है। और ये 2015 में हुआ है। कब हुआ है, 2015 में। तो जो बेरूबारी है वो आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तब से लेकर अब तक इतने समय तक जो बेरूबारी था वो हमारे इंडिया में ही शामिल था। इसे अब किसे दिया गया है, बांग्लादेश को 2015 में दिया है हमने, ठीक है। तो आर्टिकल 3 के अकॉर्डिंग क्या किया हमने, आर्टिकल 3 में चेंज नहीं किया हमने, आर्टिकल 368 से इसे ऐड किया, मतलब इसे चेंज, मतलब 368 से क्या किया है, अमेंडमेंट करके बेरूबारी को, जो विवाद था बेरूबारी का, वो हमने सुलझाया है, ठीक है। आई होप आपको जो आर्टिकल 3 है वो समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम पढ़ेंगे आर्टिकल 4। जो आर्टिकल 4 है वो आपका बहुत ईजी है, ठीक है। मतलब आर्टिकल नंबर 4, जो आर्टिकल 4 है वो ऐसा कहता है कि जो हमारी आर्टिकल 2 और 3 है, क्या है, आर्टिकल 2 और 3, उसके अकॉर्डिंग जो हमें चेंजेस करने हैं, यानी कि इसमें संशोधन करना है हमें। अगर किसी विदेशी राज्य को हमने क्या करना है, हमारे इंडिया में मिलाना है, तो जो आर्टिकल 2 और 3 है इसमें जो चेंजेस होंगे उन्हें 368 से क्या रखा जाएगा, बाहर रखा जाएगा। क्या करेंगे, इससे बाहर रखेंगे। यानी कि जो चेंजेस हम करेंगे वो आर्टिकल 2 और 3 में करेंगे, और इसके लिए 368 में कोई अमेंडमेंट नहीं माना जाएगा, इनमें चेंजेस माना जाएगा। 368 में हम इसके लिए चेंजेस नहीं मानेंगे, ठीक है। और इसके लिए क्या होगा, जो हमारे राष्ट्रपति हैं उसकी भी पूर्व अनुमति की हमें जरूरत नहीं होगी, यानी कि जो राष्ट्रपति हैं उनकी अनुमति के बिना ही हम क्या कर सकते हैं, जो विदेशी राज्य है उनसे अधिग्रहण कर सकते हैं। और ये ऐसा किस में लिखा, हमारे आर्टिकल 4 में लिखा है। और एक खास बात यह है कि इसकी कि अगर हमें किसी भी विदेशी राज्य को क्या करना है, अपने इंडिया में मिलाना है, तो हम क्या करेंगे, हमें इसके लिए साधारण बहुमत की जरूरत है, इसके लिए विशेष बहुमत की जरूरत नहीं, ठीक है। इसके लिए 2/3 बहुमत की जरूरत नहीं होगी। 50% जो वोट्स होते हैं, 50% जो सीट्स होती हैं, उसके अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं, इसमें चेंज कर सकते हैं, ठीक है। इसमें सिर्फ साधारण बहुमत की जरूरत होती है, यानी कि आपकी जो सीट्स होती हैं 273 के अकॉर्डिंग इतनी सीट आती है, तभी आपकी क्या बनती है, सरकार बनती है। जिसकी इतनी सीट होती है सेंटर में, उसी की सरकार मानी जाती है। तो आपकी सरकार क्या कर सकती है, चाहे तो किसी भी विदेशी जो राज्य है उसको इसमें ऐड कर सकती है, और इसके लिए राष्ट्रपति की भी कोई भी परमिशन की आवश्यकता नहीं होती। 2/3 बहुमत, विशेष बहुमत की आवश्यकता भी नहीं होती, इसमें सिर्फ साधारण बहुमत से काम चल जाता है। आई होप आपको आर्टिकल 4 समझ में आ गया होगा। इसकी एक मेन बात यह है कि जब हम आर्टिकल इनमें चेंज करेंगे, आर्टिकल 2 और 3 में अगर हमने चेंज किया है, किसी भी विदेशी राज्य को हमारे साथ मिलाया, विदेशी राज्य को, विदेशी किसी भी गांव को, शहर को, किसी भी चीज़ को हमने हमारे इंडिया में मिलाया है, या हमने हमारे राज्यों के बीच में, हमारे राज्यों की सीमाओं के साथ में कुछ चेंजेस किए हैं, यानी कि नए राज्य का गठन किया है, तो हमें किस में चेंज करना पड़ेगा, हमारे अनुसूची 1 में और अनुसूची 4 में। किस में चेंज करेंगे, अनुसूची 1 और अनुसूची 4 में चेंज करेंगे। ऐसा क्यों है, क्योंकि अनुसूची 1 में क्या दिया गया, हमें हमारे राज्यों के नाम दिए हैं। क्या दिए हैं, राज्यों के नाम। क्योंकि जिस प्रकार से क्या बनते हैं, हमारे यहाँ पर राज्य बने हैं, अलग अलग होकर राज्य बने हैं, जैसे गुजरात, महाराष्ट्र, गुजरात से क्या हुआ, महाराष्ट्र अलग हुआ। तो इन दोनों की सीटों का भी तो बंटवारा हुआ था, ठीक है। तो इनकी जब सीटों का बंटवारा हुआ तो इस कहाँ पे लिखा गया, हमने ये आर्टिकल हमने अनुसूची 1 में चेंज किया, क्योंकि इनके नाम बदल गए। पहले ये महाराष्ट्र था, फिर गुजरात और महाराष्ट्र कर दिया हमने इसे, ठीक। जिस तरह से पंजाब और हरियाणा है, पहले उसका नाम सिर्फ पंजाब के नाम से जानते थे, फिर पंजाब और हरियाणा बनाए, ठीक। तो इस प्रकार से जो अलग अलग हमारे क्या है, राज्यों के नाम बने हैं, उसे हमने
उसे हमने अनुसूची 1 में भी चेंज किया, तो उसके अकॉर्डिंग हमारी जो अनुसूची है वो भी चेंज होगी। ठीक है, आर्टिकल 4 में, अनुसूची 4 में हमने क्यों चेंज किया? जो अनुसूची 4 है उसमें क्या लिखा है? राज्यसभा प्रतिनिधित्व, यानी कि राज्यसभा से कितनी सीटें होंगी, यहाँ से कौन कितनी सीटों का, यानी कि जिस तरह से हरियाणा है, हरियाणा से 5 राज्यसभा की सीटें हैं। ठीक है, तो उसी प्रकार से अलग, अगर हमारे यहाँ पर कोई अलग राज्य बना है तो उसकी सीटों का भी तो बंटवारा होगा, और अगर सीटों का बंटवारा हुआ है तो यहाँ पर भी तो चेंज होगा। तो अनुसूची 4 और अनुसूची 1 दोनों में क्या होगा? हमारे चेंज होगा। ठीक है, तो ऐसा कहाँ लिखा? आर्टिकल 4 में लिखा है। आई होप आपको आर्टिकल 1 से लेकर आर्टिकल 4 समझ आ गया होगा। ठीक, इसके बाद हम करेंगे कि हमारे यहाँ पर जो राज्य है उनका गठन किस प्रकार हुआ, कौन सी कमेटी का गठन किया गया। ठीक है, और हमारे यहाँ पर क्या थी, कितनी देशी रियासतें थी, और हमारे इंडिया का एकीकरण का काम किसके द्वारा हुआ। तो हम थोड़ा सा अभी पढ़ लेते हैं, और जो राज्य होंगे यानी कि कौन से राज्य का गठन कब हुआ था वो हम कल की क्लास में कर लेंगे। ठीक है, अब क्या है? भारतीय राज्यों का एकीकरण, यानी कि हमारे भारत में जो अलग अलग राज्य बटे हुए थे, कहीं देशी रियासतें थी, कहीं ब्रिटिश भारत था, कहीं अंग्रेज भारत था, कहीं पर प्रशासनिक क्षेत्र थे, तो उन सब का जो हमने क्या किया, एकीकरण है वो कैसे किया। ठीक, तो हमारा जो भारत है वो बहुत बड़ा था। पहले अफगानिस्तान, म्यांमार, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये सब हमारे किसके पार्ट थे? इंडिया के पार्ट थे। लेकिन क्या हुआ, हमारे यहाँ पर फूट डालो राज करो की नीति तो अपनाई गई थी, उसके अकॉर्डिंग हमारा जो भारत है वो डिवाइड हो गया। कहीं से म्यांमार 1935 में अलग हुआ, पाकिस्तान और जो बांग्लादेश पूर्वी पाकिस्तान है वो हमसे ले लिया गया, वो उसको अलग बनाकर पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान बना दिया गया। तो जब 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ तो हमारे देश में एकीकरण का जो काम है वो किसे सौंपा गया था? हमने सरदार पटेल को सौंपा था। किसे सौंपा? सरदार पटेल को। और थे आपके वीपी मेनन। कौन थे? वीपी मेनन। जो वीपी मेनन थे ये सचिव थे, ये बहुत बड़े अधिकारी थे, आईएएस रैंक के अधिकारी थे विपिन मेनन। सरदार पटेल आप सभी जानते हैं हमारे देश के पहले गृह मंत्री थे। और लॉर्ड माउंटबेटन भी उस समय हमारे, इन्होंने यहाँ पर काम किया था। ठीक है, भारत के जो राज्य है उन्हें एक कराने में इनका जो योगदान है वो रहा है। ठीक, जो सरदार पटेल है उन्हें ये जिम्मा सौंपा गया कि जो भारतीय राज्य है उनका गठन किस प्रकार से किया जाए, यानी कि फेडरेशन ऑफ स्टेट्स बनाया जाए, यूनियन ऑफ स्टेट बनाया जाए, तो किस तरीके से काम किया जाए। तो इन तीनों ने उसके ऊपर बहुत अधिक काम किया। इनका मानना था कि अगर हमने इसे फेडरेशन बना दिया तो जो भारत है वो क्या होगा, अलग अलग टुकड़ों में बट जाएगा। क्योंकि उस समय लोगों की मानसिकता इतनी अच्छी नहीं थी। लोग मतलब वो क्या चाहते थे, वो ऐसा चाहते थे कि उनका खुद के अलग अलग राज्य हों। ठीक, तो सरदार पटेल ने क्या किया, भारत को यूनियन ऑफ स्टेट बना दिया। क्या बनाया? भारत को यूनियन ऑफ स्टेट बनाने का काम किया। इसके लिए कितनी रियासतें थी? पहले 552 देशी रियासतें थी। 552 देशी रियासतों के एकीकरण का जो श्रेय है वो हमारे सरदार पटेल जी को ही जाता है। तो 552 देशी रियासतों का जो अलग अलग किया, मतलब इनको अलग रियासतों को इन्होंने इकट्ठा किया, तो इसका जो श्रेय है किससे गया? हमारे सरदार पटेल को गया। ठीक, तो 552 देशी रियासतें थी, इन सबको इकट्ठा किया। और ये किस तरीके से किया? हमने यूनियन ऑफ स्टेट्स के माध्यम से किया, क्योंकि हमारे यहाँ पर क्या बना दिया, इनको भारत के अभिन्न अंग बना दिए हमारे जितने भी राज्य हैं। ठीक, और ये मतलब 3 राज्य ऐसे थे जो क्या चाहते थे, 3 देशी रियासतें ऐसी थी जो चाहती थी कि वो भारत में शामिल ना हो, वो अपना खुद का ही क्या बनाए, अलग से एक देश बना दे। तो उसमें कौन कौन से थे? एक था आपका जम्मू कश्मीर का तो आप सभी को पता है। उसके बाद था हैदराबाद। कौन सा था? हैदराबाद। और एक था आपका जूनागढ़। कौन सा था? जूनागढ़। ठीक, ये 3 जो देशी रियासतें थी वो ऐसी थी जो भारत में नहीं शामिल होना चाहती थी। ये चाहती थी कि हमें भारत से अलग रखा जाए, हम अपना राज्य खुद से बनाएंगे। क्योंकि उस समय राजा महाराजा थे, वो ये चाहते ही नहीं थे कि हमसे हमारा शासन छीना जाए या हमसे हमारी रियासतें छीन ली जाए। और तो इन तीनों ने क्या किया? बगावत की। इन तीनों ने ऐसा कहा कि हम इसमें शामिल नहीं होंगे। इसके बाद हम सबसे पहले पढ़ेंगे हैदराबाद। जो हैदराबाद है उसने किस तरीके से काम किया? हैदराबाद था जो वो भारत में मिलने के लिए बिल्कुल भी राजी नहीं था। तो सरदार पटेल ने बहुत समझदारी से काम लिया। इन्होंने क्या कहा? पुलिस कार्रवाई करा दी। यहाँ क्या कराई? पुलिस कार्रवाई करा दी। और इसे नाम दिया गया ऑपरेशन पोलो। क्या दिया? ऑपरेशन पोलो। यहाँ पुलिस कार्रवाई कराने के बाद बहुत लोग मारे भी गए, मतलब लोगों ने दंगे किए। एक तरीके से क्या किया, ये हैदराबाद के जो लोग थे वो मतलब हमारे इंडिया का भाग बनना नहीं चाहते थे। तो मजबूरन जो सरदार पटेल है उन्हें क्या करना पड़ा, यहाँ पर जो पुलिस कार्रवाई है वो करानी पड़ी। और पुलिस कार्रवाई कराने के बाद हैदराबाद को भारत में शामिल किया गया। और इसे क्या नाम दिया हमने? ऑपरेशन पोलो। क्या नाम दिया था हैदराबाद में? हैदराबाद को जब हमने इंडिया में शामिल किया तो इसे नाम दिया हमने ऑपरेशन पोलो। इसके बाद बारी आती है जूनागढ़ की। जो जूनागढ़ रियासत थी, इसके जो राजा थे वो मुस्लिम थे। क्या थे राजा इसके? मुस्लिम। और यहाँ की जो जनता थी वो क्या थी? अधिकतर हिंदू थी, हिंदू जनता थी। ठीक, तो इसके जो राजा थे वो ऐसा कहते थे कि हम जो है भारत का हिस्सा नहीं बनेंगे, परंतु इसकी जो जनता थी वो भारत में
शामिल होने के पक्ष में थी। तो इसे क्या किया गया, मतलब इन्होंने क्या किया, सरदार पटेल ने यहाँ पर जनमत संग्रह करा दिया। क्या कराया, जनमत संग्रह, यानी कि लोगों से पूछा गया। तो लोगों ने क्या कहा, यहाँ के जो लोग थे उन्होंने कहा कि हम जूनागढ़ जो रियासत है, हम यहाँ के जो लोग हैं वो भारत में शामिल होना चाहते हैं। तो सरदार पटेल ने जूनागढ़ को जनमत संग्रह से भारत का हिस्सा बना दिया। ठीक है, किसे बनाया, जूनागढ़ से। अगर आज जूनागढ़ और हैदराबाद हमारे भारत का हिस्सा नहीं होते तो यहाँ पर भी हमें वीजा लगवा कर ही जाना पड़ता, परंतु आज क्या ये हमारे भारत का हिस्सा है। ठीक है, तो हैदराबाद और जूनागढ़ क्या है, हमारे भारत की रियासतें नहीं, हमारे भारत के अलग अलग राज्य हैं। मतलब हैदराबाद क्या है, हमारे भारत का ही अंग है। ठीक है, तो हैदराबाद जो था वो कैसे ऐड किया हमने, ऑपरेशन पोलो से, और जो जूनागढ़ है वो जनमत संग्रह के द्वारा हमने भारत में से शामिल किया। आई होप आपको हैदराबाद और जूनागढ़ की जो कहानी है वो समझ आ गई होगी। इसके बाद हम जम्मू कश्मीर की जो कहानी है उसके बारे में पढ़ेंगे। जो जम्मू कश्मीर था, यहाँ के राजा थे राजा हरी सिंह। जो राजा हरी सिंह थे वो भारत में बिल्कुल भी, मतलब ना तो वो भारत में शामिल होना चाहते थे, ना ही वो पाकिस्तान में शामिल होना चाहते थे। इनका मानना था कि ये क्या बनाएंगे, अपना अलग से एक राज्य बनाएंगे। ठीक है, जो राजा हरी सिंह थे वो क्या चाहते थे कि हम हमारा एक अलग से राज्य बनाएंगे। तो 1947 में जब हमारा देश आजाद हुआ तब यहाँ पर इधर से पाकिस्तान और हमारा इंडिया दोनों ही इस बात में लगे थे कि जो जम्मू कश्मीर है हमारे साथ शामिल हो जाए, और पाकिस्तान जम्मू कश्मीर को अपना बनाना चाहता था। तो पाकिस्तान ने क्या किया, यहाँ पर चढ़ाई कर दी, कहाँ, जम्मू कश्मीर में, और ये यहाँ पर अपनी सेना को लाता गया। तो राजा हरी सिंह को ये डर सताने लगा कि कहीं ये पूरे जम्मू कश्मीर के ऊपर क्या ना करे, अपना अधिकार स्थापित ना कर ले। तो राजा हरी सिंह हमारे जो इंडिया है, इंडिया में इन्होंने एक पत्र भेजा और उसके माध्यम से इंडिया में कुछ कंडीशंस रखी। ऐसा कहा कि इनकी हमारी अगर जो इंडिया है मदद करता है तो हम जम्मू कश्मीर में जम्मू कश्मीर जो है वो भारत में शामिल हो जाएगा। लेकिन इसकी कुछ कंडीशन थी, जैसे आर्टिकल 370। इन्होंने ऐसा कहा था कि हमारा क्या होगा, अलग से संविधान होगा, अलग से, मतलब जितनी भी कंडीशन थी वो आर्टिकल 370 में लिखी गई थी। अब तो आर्टिकल 370 जो है वो खत्म हो गया है, इसलिए भी इसकी इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है। पर जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान ने क्या किया था, कुछ एरिया पर क्या की थी, पुलिस कार्रवाई, सैन्य कार्रवाई इसने कर दी थी, और यहाँ का कुछ एरिया अपने हाथ में ले लिया, जिसे हम क्या कहते हैं आज, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, जिसे हम पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर के नाम से जानते हैं। वो आज भी किसके अंडर है, इन्हीं के अंडर आता है। ठीक है, और जो कश्मीर का बाकी भाग है वो हमारे इंडिया में है। आर्टिकल 370 के तहत हमने इसे क्या कर दिया है, खत्म कर दिया है। और क्या था, जम्मू कश्मीर, जिस तरीके से हमने क्या कहा, आर्टिकल हमारा जो है, जिस आर्टिकल 2 है वो क्या कहता है कि हम अपने राज्यों में क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, अपने राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर सकते हैं, चाहे तो हमारे राज्यों को इसमें शामिल कर सकते हैं। तो आर्टिकल 2 के अकॉर्डिंग जम्मू कश्मीर को हमने क्या किया, अपने साथ में शामिल किया, क्योंकि ये क्या कहता है कि हमारे राज्यों को क्या कर सकते हैं, हम इसमें शामिल कर सकते हैं। क्योंकि हम जम्मू कश्मीर को अपनी स्टेट तो मानते ही थे, तब पहले 29 स्टेट थी, अब तो इसको यूनियन टेरिटरी बना दिया है, इसलिए 370 आर्टिकल जो है वो अब खत्म हो गया है, वो कोई अस्तित्व में नहीं है। इसलिए जो जम्मू कश्मीर है, इसके लिए राजा हरी सिंह ने एक विलय पत्र भेजा था और उस पर साइन किए थे इन्होंने। कब किए, 26 अक्टूबर 1947 को इनके द्वारा विलय पत्र पर साइन किए गए, और सरदार पटेल के द्वारा यहाँ पर क्या भेजी गई, उस समय सेना भेजी गई। ठीक है, तब से यहाँ पर क्या की थी, सैनिक कार्रवाई करके यहाँ पर जो भी पाकिस्तान की सेना थी उसे दूर भगाया गया और जम्मू कश्मीर को भारत में शामिल किया गया। आई होप आपको जम्मू कश्मीर का जो किस्सा है वो समझ आ गया। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि जितने हमारे अब भारत के जो राज्य थे, अब देशी रियासतों का क्या हो चुका है, यहाँ पर एकीकरण पूरी तरह से हो चुका है। ठीक है, और यहाँ पर जो देशी रियासतें हैं, सरदार पटेल ने देशी रियासतों का यहाँ एकीकरण करा दिया। पर उसके बाद में ये विवाद उठने लगा कि जो हमारे भारत के राज्य है, अब क्या मुद्दा था भारत में राज्यों को बनाने का। जो भारत के राज्य वो किस आधार पर बनाए जाएंगे, भाषा के आधार पर या एरिया के आधार पर, किस आधार पर भारत के अलग अलग जो राज्य है वो बनेंगे। ठीक है, तो इसके लिए बहुत सी कमेटियां बनाई गई, अलग अलग कमेटियों का गठन किया गया। तो उन सब कमेटियों के बारे में हम अभी पढ़ लेते हैं, और जो कल की क्लास में हम जितने भी राज्य हमारे बने हैं उन सब के बारे में पढ़ लेंगे। राज्य पुनर्गठन आयोग के बारे में भी हम कल की क्लास में पढ़। अब ये जो कमेटियां बनाई गई, ये जो कमेटी थी, इनका गठन किस लिए किया गया था, ताकि भारत के जो राज्य हैं उनका किस आधार पर बनाया जाए। ठीक है, तो एस के धर कमेटी, सबसे पहले मैंने लिखा है एस के धर कमेटी। ये जब हमारा देश 1947 में आजाद हुआ उसके एक साल बाद 1948 में इसका गठन किया गया था। जो एस के धर थे वो आपके इलाहाबाद हाई कोर्ट के क्या थे, जज थे। क्या थे, इलाहाबाद हाई कोर्ट के क्या थे, ये आपके जज थे। ठीक है, तो इनके द्वारा, मतलब इन्होंने इसकी अध्यक्षता की थी। इस कमेटी में बहुत से सदस्य थे जिनके द्वारा ऐसा कहा गया कि जो भारत है उसका गठन किस आधार पर होना चाहिए, भाषाओं के आधार पर होना चाहिए। ठीक है, किस आधार पर होना चाहिए, भाषाओं के आधार पर। जिस तरीके से पंजाब है तो वहाँ पर
पंजाबी लोग बोलते हैं तो उसका नाम पंजाब रख देना चाहिए, ठीक है। गुजरात गुजराती, महाराष्ट्र मराठी है तो महाराष्ट्र। इस तरीके से जो भारत है उसमें भाषाओं के आधार पर क्या होना चाहिए, राज्यों का गठन होना चाहिए। इसमें जो मेंबर थे उनके द्वारा ऐसा कहा गया, परंतु एस के धर ने इसके लिए मना कर दिया। उनके द्वारा ऐसा कहा गया कि ऐसी बात यहाँ पर लागू नहीं होगी, भाषाई आधार पर क्या नहीं होगा, हमारे यहाँ पर जो राज्य है उनका गठन नहीं होगा। तो भाषाई आधार पर इसे क्या कर दिया गया, कैंसिल कर दिया गया। इसके बाद एक कमेटी का गठन और किया गया जिसका नाम था जेवीपी। ये भी आपकी 1948 में ही गठित की गई थी। इसमें 3 सदस्य थे। जवाहरलाल नेहरू, कौन थे, जवाहरलाल नेहरू थे यानी जेएल नेहरू, ठीक है। वी से थे आपके वल्लभ भाई पटेल, कौन थे, वल्लभ भाई पटेल। और पी से थे आपके पट्टाभी सीतारमैया। ये वही पट्टाभी सीतारमैया जो एक बार कांग्रेस के क्या बने थे, अध्यक्ष भी बने थे। इन्होंने क्या कहा था, हमारे हरियाणा को भी पंजाब से अलग करने की इनके द्वारा मांग उठाई गई थी, ठीक है। तो 1948 में क्या बनी थी, एक कमेटी बनी थी, इसका नाम था जेवीपी कमेटी। इसमें जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया थे। और इन्होंने भी क्या कहा कि जो भारत है, भारत में जो राज्य है उनका गठन भाषाई आधार पर नहीं होना चाहिए। लेकिन तभी 1952 में एक विद्रोह हो गया। उसमें आंध्र प्रदेश के में क्या हुआ, यहाँ के एक व्यक्ति थे जिनका नाम था रामलू। क्या नाम था, रामलू। इनके द्वारा विद्रोह कर दिया गया और ऐसा कहा गया कि जो आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश में तमिल बोलने वाले लोग हैं और नीचे मद्रास में क्या बोलने वाले लोग हैं, तेलुगु बोलने वाले लोग हैं। तो तमिल वालों को अलग कर दिया जाए और तेलुगु वालों को अलग कर दिया जाए। परंतु उनकी बात पर इतना ध्यान नहीं दिया गया। इन्होंने क्या किया, 56 दिन की भूख हड़ताल पर बैठ गए। कितने दिन की भूख हड़ताल की थी इन्होंने, 56 दिन की। और इतनी सख्त भूख हड़ताल के कारण इनकी 56 दिन के बाद में मृत्यु हो गई, किसकी, रामलू की। तो देश में क्या हुआ, दंगे और ये फसाद, इस तरीके की जो चीजें हैं वो उभर कर सामने आने लगी। तो सरकार को भी ये डर सताने लगा कि कहीं भारत में पहले जैसी स्थितियां पैदा ना हो जाए। तो इसके लिए इन्होंने क्या किया, आंध्र प्रदेश को क्या कर दिया, मद्रास से अलग कर दिया और आंध्र प्रदेश एक नए राज्य के रूप में अस्तित्व में आया। तो हमारा सबसे पहला राज्य क्या था, बना हुआ जो आंध्र प्रदेश। इसके बाद में जो एक कमेटी का गठन किया गया 1953 में, ये कमेटी का गठन किया गया, क्या बनाया गया, फजल अली आयोग। और फजल अली आयोग को क्या दी गई, मतलब आयोग बनाने की सिफारिश रखी गई, यानी कि फजल अली आयोग बनाया गया। इसे ये उत्तरदायित्व दिया गया कि भारत के अलग अलग हिस्सों में जाएं और वहां पर जाकर देखें कि कहां पर कौन सी भाषा के लोग रहते हैं और कौन से एरिया को किस एरिया से अलग करना है, भारत में कितनी स्टेट बनाई जानी चाहिए। तो 1953 में फजल अली आयोग का गठन हुआ। उसके बाद जो 1956 है उसमें क्या हुआ, हमारे यहाँ पर अलग अलग राज्य बनाए गए। तो इस तरीके से सब क्या था, हमारे भारत का एकीकरण हुआ। जब 1953 फजल अली आयोग है उसके बारे में मैं आपको कल की क्लास में बताऊंगी। आई होप आपको आज की जो ये क्लास है वो अच्छे से समझ आ गई होगी कि हमारे जो आर्टिकल 1 से 4 है उन सब में क्या दिया है, किस तरह से भारत का एकीकरण हुआ। 552 देशी रियासतें थी, उन्हें कैसे, जो पटेल हैं, सरदार पटेल हैं, उन्होंने कैसे हमारे भारत का एकीकरण किया, देशी रियासतों को कैसे हमारे भारत में मिलाया, ठीक है। एस के धर कमेटी 1948 में बनी, जेवीपी कमेटी 1948 में बनी। इन दोनों कमेटी ने जो भारत है उसमें भाषाई आधार पर भारत के राज्यों को बनाने से मना कर दिया था, ठीक है। तो आज की क्लास में हमारा इतना ही था। आई होप आपको ये सब समझ में आ गया होगा। इसका जो सेकंड पार्ट है वो हम कल पढ़ेंगे, ठीक है। आज की क्लास के लिए इतना ही था। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ आता है और अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और मेरी वीडियो को शेयर करना ना भूलें। और आप इसी तरीके से और क्लासेस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ बने रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।